गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जो पहली दो वर्कशीट थी उन्हीं को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखिए, फूड हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। फूड के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोई भी बीमारी से लड़ने की हमको ताकत फूड से ही मिलती है। तो फूड हमको कैसे मिलता है? प्रोटीन के फॉर्म में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में मिलता है, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन एंड फैट्स हैं, ये सब क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है, उसके बाद प्रोटीन से एनर्जी लेती है एंड देन फैट से एनर्जी लेती है। विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे हैं आपके फूड रिसोर्सेज, फूड के साधन। अब चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन दीज फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मीन्स आप देख रहे हैं डे बाय डे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ह्यूमन बींग्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए फूड सबसे ज़रूरी है। फूड इज़ अ बेसिक नीड। तो फूड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना ही इम्प्रूवमेंट है। प्लस आपकी फूड की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है डे बाय डे। क्यों? आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोग मिलावट कर रहे हैं, तो फूड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। तो आपका इम्प्रूवमेंट किस लिए जरूरत है? फूड की क्वालिटी साथ साथ उसकी क्वांटिटी, इन दोनों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब है आपके ऑटोट्रॉफ्स। देखिए, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं आप सभी को पता है। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जैसे कि हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। अभी जैसा बताया आपको, डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमको फूड प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो फूड को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वेरियस साइंटिस्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे स्वामीनाथन और कुरियन हैं। इन्होंने वेरियस मेथड्स अडॉप्ट करे जिससे हमारा फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कुछ रेवोल्यूशन थी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए करा गया था? एक टाइम पे जब हमारी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उस पॉपुलेशन के जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करने के लिए अनाज की जरूरत, जो अनाज था वो कम पड़ गया था। इसीलिए फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था। फिर था ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन में आपकी फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था। देन व्हाइट रेवोल्यूशन में आपके मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन था। फिर येलो रेवोल्यूशन, इसमें आपके ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन चलाया गया। एंड गोल्डन रेवोल्यूशन जो आपके एक तरह का पर्ल से प्रोडक्शन, यानी कि आपका शहद, हनी और हॉर्टिकल्चर के रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। हॉर्टिकल्चर मतलब आपके जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है। तो आपको एक क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ था कि ये सभी जितने भी रेवोल्यूशंस हैं, इन सभी के आप इन्वेंटर्स के नाम बताएंगे। तो मैंने लिखे हुए भी हैं ये। ग्रीन रेवोल्यूशन के थे एम.एस. स्वामीनाथन, ब्लू रेवोल्यूशन के थे हीरालाल चौधरी, व्हाइट रेवोल्यूशन के थे वर्गीस क्यूरियन, येलो रेवोल्यूशन के थे सैम पिट्रोडा और गोल्डन रेवोल्यूशन के थे निरपक टुटेज। अब आता है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये एक इस तरह का एग्रीकल्चर होता है जिसमें ह्यूमन बींग्स की प्रेजेंट ज़रूरतों को पूरा करा जाता है। साथ साथ एक ऐसी फार्मिंग, ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें फ्यूचर जनरेशन को इस लायक बनाया जाता है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसमें हम इस तरह के फार्मिंग टेक्निक यूज़ करते हैं जिस वजह से क्या होता है, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये क्या होता है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नाउ अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वजह से क्या होता है, वी आर एबल टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा पाते हैं। देखिए, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं
उनका ह्यूमन बींग्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। आपके नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, आपका सॉइल, वाटर, इन सबका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वजह से इनका हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व रहते हैं। एनवायरमेंटल बैलेंस, हमारा जो इकोलॉजिकली बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो सस्टेन रहता है। थर्ड है इट कोप विथ चेंजिंग ह्यूमन नीड, जो हमारी ह्यूमन की जो नीड्स हैं जो दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आप आगे बढ़ेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग आती है, इंटर क्रॉपिंग, ये जितने भी क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सभी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर आती है। अब है आपका इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। देखिए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्या होता है, इंटीग्रेटेड वर्ड से समझ आता है, इंटीग्रेशन इज समेशन, यानी कि ये क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद अदर फॉर्म ऑफ कल्चर। मीन्स ये क्या है, डिफरेंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है। डिफरेंट एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो सकता है, नॉर्मल एग्रीकल्चर, नॉर्मल खेती जो हम कोई भी क्रॉप को उगाते हैं, प्लस ये सभी चीजें लिखी हैं जैसे पिसिकल्चर, आपकी फिश की फार्मिंग करना। एक्वाकल्चर क्या होता है, आपके जो पानी में रहने वाले जितने भी फ्लोरा है, फौना है, उन सभी का रिप्रोडक्शन करना, प्लस उनका पालन करना, प्लस उनकी हार्वेस्टिंग करना। एपीकल्चर होता है आपका बी कीपिंग। सेरिकल्चर आपके जो सिल्कवर्म होते हैं उनका पालन करना। पोल्ट्री फार्मिंग जो आपकी गाय भैंस होती है उन सबका पालन करना। पिग्स फार्मिंग। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल्स को रेज करना, एनिमल्स का रिप्रोडक्शन करना, उनका पालन करना ताकि उनसे आप प्रोडक्ट ले सके जैसे कि मिल्क और एग। तो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर में क्या है कि वेरियस एग्रीकल्चर सेक्टर्स को कंबाइन करा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सपोज पिग है, एक पिग को एक फील्ड है, उस फील्ड में आप पिगरी करते हैं, यानी कि पिग को आप पालते हैं, प्लस साथ साथ आप वहां पे पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं, वहां पे आप गाय भैंसों को भी पाल रहे हैं। तो पिग के पालने से क्या होगा, पिग का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और काऊ का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो सभी आपके जाकर के सॉइल में मिक्सअप हो जाएंगे, तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेगी। साथ साथ आपको कोई भी और एग्रीकल्चर का काम करना है, कोई भी क्रॉप आपको फसल लगानी है, तो पिग्स क्या करते हैं, आपकी जितना भी जो फील्ड होता है उस सबको प्लो करते हैं। उस सब में क्या गड्ढे करने के पिग्स काम आते हैं ताकि आप प्लांट को उस सॉइल पर लगा सके। सेम ऐसे ही फिश और पिग की फार्मिंग है, जैसे आप फिश को पालते हैं तो जिस पानी में फिश को पालते हैं वहां क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करने लग जाते हैं। साथ साथ जो पिग होते हैं, पिग की भी आप उस एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं तो पिग क्या करते हैं, पानी में जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको वो खा लेते हैं। वो अनवांटेड प्लांट्स पिग के लिए एज अ फूड की तरह काम करते हैं। तो यहाँ क्या है, दो तरह की जो फार्मिंग है उन दोनों को आप मिक्स करके एक साथ कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर से क्या होता है, सबसे पहला आपका पॉल्यूशन कम होता है, किसी भी तरह का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होता है। सेकेंडली आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है ये ऑर्गेनिक वेस्ट से। थर्ड होता है आपका इनकम इंक्रीज करती है। इनकम कैसे इंक्रीज करती है, देखिए आपने फर्स्ट वाले में पिग प्लस काऊ की जो आपने फार्मिंग करी उसमें देखिए जो अपना पिग का जो ऑर्गेनिक वेस्ट था प्लस काऊ का जो ऑर्गेनिक वेस्ट था, तो ये जो दोनों ऑर्गेनिक वेस्ट थे ये एज अ मेन्योर, खाद की तरह काम कर रहे थे जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे थे। तो हमको एक्सटर्नली कहीं से खाद लाने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं से अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करा हमने। इनका जो खाद था ये जो ये एज अ मेन्योर की तरह काम करा। साथ साथ हमने कोई और तीसरी कोई फसल लगा दी तो वो फसल उगी, तो उससे हमको प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए हमारी इनकम इंक्रीज करती है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर से। तो अब मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, फर्स्ट वाला तो हो चुका है, आप सभी ने गूगल भी कर लिया अगर, अब मैंने भी बता दिया है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एंड द थर्ड इज व्हाट इज द नीड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसकी क्या जरूरत है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, ये भी आपने कर लिया होगा। बुक में भी एक पॉइंट है एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, उसको आप इस क्वेश्चन में उसकी हेल्प ले सकते हैं। वो एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप खुद से पढ़िएगा तब आपकी चीज क्लियर हो जाएगी।